गुड मॉर्निंग। हाँ, देखिए आज अपना टॉपिक रहेगा निषेचन या फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले निषेचन क्या होता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। निषेचन क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक की सलैब को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक, जैसे आपने पढ़ा था नर युग्मक कौन से हो गए थे? लघु बीजाणु पराग प्रथम पीढ़ी। उसी प्रकार मादा युग्मक ब्रोकोस, उनमें क्या होता है? निषेचन, यानी आपस में मिलना। नर युग्मक व मादा युग्मक का आपस में मिलना क्या कहलाता है? निषेचन। इसका सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? स्टोर्स बर्जर ने किया था 1884। और कौन से प्लांट में किया था? लेडियम पालक में किया। तो जो निषेचन है उसका सर्वप्रथम अध्ययन किया था स्टोर्स बर्जर। अब जो निषेचन क्रिया होती है वो किन चरणों में होती है, कितने चरणों में होती है उसके बारे में देखते हैं। तो निषेचन की क्रिया 4 चरणों में संपन्न होती है। फर्स्ट, परागकणों का अंकुरण और परागनली का अंकुरण। दूसरा, परागनली की वृद्धि। और तीसरा, परागनली का किसमें प्रवेश? बीजांड में प्रवेश। और चौथा, परागनली का कहाँ प्रवेश? भ्रूणकोश में प्रवेश। इस 4 चरण में कौन सी क्रिया होती है? निषेचन की क्रिया होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे परागकणों का अंकुरण। फर्स्ट, तो ये क्रिया किस प्रकार होती है? तो वर्तिकाग्र है, इस वर्तिकाग्र पर ये वहां क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र पर हवा के माध्यम से, कीट के माध्यम से या अन्य माध्यम के द्वारा परागकण कहां आते हैं? वर्तिकाग्र पर। जब परागकण वर्तिकाग्र पर आते हैं तो वर्तिकाग्र पर उपस्थित रसायन अपनी जाति के परागकण को पहचान लेते हैं। जो अपनी जाति के परागकण है वो ही यहाँ पर क्या होते हैं? अंकुरित होते हैं। तो जैसे परागकण यहाँ आता है तो अपनी जाति के परागकण को वर्तिकाग्र पहचान लेता है और पहचान कर जब अपनी जाति का परागकण होता है तो यह वर्तिकाग्र पर उपस्थित, मतलब यहाँ पर उपस्थित जो पोषक पदार्थ है उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है और क्या हो जाता है? फूल जाता है। तो जैसे ही वर्तिकाग्र परागकण आते हैं तो पोषक पदार्थ को ग्रहण करता है और ग्रहण करके क्या होता है? फूल जाता है। अब आपको बताया था कि परागकण के अंदर 2 कोशिका होती है। एक तो कौन सी कोशिका बताई थी मैंने? जनन कोशिका। एक कौन सी बताई थी आपको मैंने? कायिक कोशिका। और इस पर क्या पाए जाते हैं? रंध्र भी पाए जाते हैं जिनको क्या कहते हैं? जनन छिद्र। क्या कहते हैं? जनन छिद्र कहते हैं। अब जो कायिक कोशिका है, मैंने वहां बताया था कि परागनली का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो जो कायिक कोशिका है उसमें से क्या निकलती है? परागनली निकलती है। और ये केंद्रक है, परागनली का जो केंद्रक है वो यहाँ आ जाता है। अब इसे क्या कहते हैं? नलिकीय केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? नलिकीय केंद्रक कहते हैं। तो परागनली का निर्माण हो गया। तो परागनली कुछ पादपों में एक ही परागनली निकलती है और कुछ पादपों में एक से अधिक परागनली भी निकलती है। तो ऐसे परागकण जिनमें एक ही परागनली निकली तो उन्हें अपन क्या कहते हैं? एक नलिकीय कहते हैं। क्या कहते हैं? एक नलिकीय। और जिनमें अधिक परागनली निकलती है, यहाँ तो एक अधिक निकलती है, उसे क्या बोलते हैं? बहुनलिकीय। क्या कहते हैं? बहुनलिकीय। यानी जिनमें एक ही परागनली निकली एक नलिकीय
और बहुत सारी निकलती है, इसे अपन क्या कहते हैं, बहुमिलीय कहते हैं। जैसे कैप्सुला है उसमें एक ही निकलती है तो उसे अपन क्या कहेंगे, एक नलिकीय। और इसी प्रकार से जो मालवेसी कुल है, जैसे कुकुरबिटेसी, मालवेसी कुल और कुकुरबिटेसी, इन कुलों के अंदर एक से अधिक परागनली निकलती है। और जो मक्का है उसके अंदर परागनली की लंबाई है, इस परागनली की लंबाई है मक्का में वो होती है 450 मिलीमीटर। मक्का है उसमें परागनली की लंबाई 450 मिलीमीटर होती है। तो फर्स्ट हो गया परागकणों का अंकुरण। तो क्या हुआ इसमें, परागकण है वर्तिकाग्र पे आते हैं और वर्तिकाग्र पर आकर वहां से पोषक पदार्थ को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके फूल जाते हैं और वहां से जो परागकण बनती है, एक बने तो एक नलिकीय जैसे कैप्सुला, अधिक बने तो बहुनिलीकीय, जिसको क्या कौन सा होता है, मालवेसी कुल या कुकुरबिटेसी कुल के अंदर। और परागनली की लंबाई है वो लगभग 450 मिलीमीटर होती है। इसी प्रकार पॉइंट 7 देखते हैं अपन। अब यहां के पश्चात दूसरा पॉइंट कौन सा है, देखिए आप, परागनली की वृद्धि। अब परागनली की वृद्धि कैसे होती है वो देखते हैं अपन। तो इसी डायग्राम से देख लेते हैं अपन। अब परागनली जो बनती है वो रासायनिक अनुवर्ती के अकॉर्डिंग चलती है, मतलब इसकी जो दिशा है निश्चित होती है, जो कहां की तरफ जाती है, बीजांड की तरफ। तो परागनली है वो विशेष रासायनिक अनुवर्ती होती है और रासायनिक के अकॉर्डिंग ही ये परागनली क्या करती है, वृद्धि करती है। तो रासायनिक इस प्रकार से होते हैं कि ये परागनली बढ़ती बढ़ती कहां पे आती है, बीजांड में क्या करती है, प्रवेश कर जाती है। तो ये कह सकते हैं परागनली की वृद्धि क्या होती है, एक दिशीय और रासायनिक अनुवर्ती। एक दिशीय या और क्या होती है, रासायनिक अनुवर्ती। अब यहाँ बात करेंगे कुछ पादपों में ये परागनली क्या होती है, सॉरी ये जो है वर्तिकाग्र है जहां प्रवेश कर रही है, ये यहाँ से क्या होती है, ठोस होती है। तो वर्तिका ठोस होती है, ये भाग क्या है, ठोस। तो उसको पेक्टिनेज एंजाइम की सहायता से इसकी भित्ति को क्या किया जाता है, गलाया जाता है। तो पेक्टिनेज एंजाइम के दौरान जो अगर कोई वर्तिका अगर ठोस है तो उसको पेक्टिनेज एंजाइम की सहायता से गलाया जाता है, वो परागनली कहां प्रवेश कर जाती है, आगे प्रवेश कर जाती है। और कुछ पादपों में यहाँ क्या पाया जाता है, श्लेष्मा, कहां, वर्तिका में। कुछ पादपों में वर्तिका में क्या पाया जाता है, श्लेष्मा पाया जाता है, जो इसकी वृद्धि को क्या करता है, प्रेरित करता है। जैसे प्लांट की बात करेंगे, लिलियम, तो आप देखिए परागनली है वो एक दिशीय और रासायनिक अनुवर्ती से वृद्धि करती है। साथ में कुछ वर्तिका अगर ठोस होती है तो वहां कौन सा एंजाइम काम में लिया जाएगा, पेक्टिनेज एंजाइम। और अगर वर्तिका के अंदर श्लेष्मा है तो ये श्लेष्मा इसकी वृद्धि को प्रेरित करता है, कौन से प्लांट में, लिलियम में। और कुछ पादपों में ये तीसरी कंडीशन है, वो क्या है, कुछ पादपों में अंतराकोशिकीय स्तन, जैसे मान लीजिए कोशिकाएं के बीच से स्तन होते हैं, अंतराकोशिकीय स्तन से प्रवेश करती हुई ये कहां करती है, आगे वृद्धि करती है। अंतराकोशिकीय स्तन से वृद्धि करती हुई आगे बढ़ती है। तो तीसरी जो स्टेप हो गई वो अंतराकोशिकीय स्तन के दौरान है। अब अंतराकोशिकीय स्तन होते हैं उसके दौरान जो वृद्धि कर रही है, जिसमें एग्जांपल है पेटूनिया। अब देखिए अच्छी तरह आराम से एक बार इसका देखना। फर्स्ट हमने ये पढ़ा, उसका बाद हम दूसरा पॉइंट कौन सा पढ़ा, परागनली की वृद्धि। परागनली की जो वृद्धि हो रही है एक दिशीय रासायनिक अनुवर्ती होती है। दूसरा पॉइंट
यहाँ यदि वर्तिका ठोस है तो कौन सा एंजाइम काम करेगा? पेक्टिनेज। अगर स्लेश में वो भी वर्ती को प्रेरित करती है, वो किसमें? लिलियन में। और कुछ में अंतःकोशिकीय स्तर होते हैं उनसे परागमणि का वृद्धि करती है, जैसे पिट्यूटरी। ठीक है, तो दो गुण कहते हैं कंपोस्ट। तो पहला हो गया अंकुरण। अंकुरण होने के बाद में किसकी वृद्धि होती है? अब तीसरा, परागनलिका कहाँ प्रवेश करना? बीजांड में प्रवेश करना। थर्ड पॉइंट कौन सा है? परागनलिका कहाँ प्रवेश करना? बीजांड। अब जैसे वर्तिकाग्र था और ये भाग खुला हुआ भाग अंडाशय और यहाँ पर क्या है? बीजांड। अब जैसे ही परागनलिका वर्तिका से प्रवेश करती है, कहाँ पे आएगी? सीधी ही बीजांड। ये है परागनलिका। यहां ये परागनलिका बना दिया। अब क्या होता है? तीसरा पॉइंट है परागनलिका कहाँ प्रवेश करना? बीजांड। तो ये है परागनलिका और आपको पहले ही बताया था परागनलिका प्रवेश करती है बीजांड द्वारा। चलेजा भाग के ठीक सामने वाला स्थल क्या कहलाता है? बीजांड द्वार। तो बीजांड द्वार से कौन प्रवेश करती है? परागनलिका। तो इसमें प्रवेश करने के तीन तरीके होते हैं, तीन प्रकार से प्रवेश करती है। देखो अंग्रेजी में पहला पोरगेमी, दूसरा मीजोगेमी, तीसरा चलेजागेमी। पोरगेमी को क्या बोलते हैं? अंड द्वारी प्रवेश। मीजोगेमी को मध्य प्रवेश और चलेजागेमी को क्या बोलते हैं? निभागीय प्रवेश कहते हैं। अब होता क्या है कि पोरगेमी में क्या होगा? जो परागनली है सीधे कहाँ प्रवेश करती है? बीजांड द्वार से, तो उसे अपन क्या कहते हैं? अंड द्वार प्रवेश या पोरगेमी। सीधा सा बोलना, परागनली जब बीजांड द्वार से प्रवेश करती है तो उसे अंड द्वार प्रवेश या पोरगेमी कहते हैं। और ये किस प्लांट में मिलेंगे? अधिकतर आवर्तबीजी पादप। देखो डायग्राम बनाया है, इस प्रकार से प्रवेश कर सकती है। तो ये कौन सा डायग्राम हो गया? पोरगेमी। सेकंड कौन सा है? मीजोगेमी। अब यहाँ पर क्या होता है? जो परागनली है वो कौन से भाग से प्रवेश करती है? मध्य भाग से। यहाँ पे मीजोगेमी का मतलब ध्यान रखना मध्य, तो ये मध्य भाग है, यहाँ मध्य में प्रवेश करती है और प्रवेश करके सीधे कहाँ पर आती है? बीजांड द्वार। करेगी बीजांड द्वार से प्रवेश, परंतु मध्य भाग से आकर फिर बीजांड द्वार में प्रवेश करती है। देखिए ये जैसे ऊपर से आई परागनली और ये मध्य भाग में प्रवेश करके फिर बीजांड द्वार में क्या करती है? प्रवेश करती है। इसे क्या बोलते हैं? मध्य प्रवेश कहते हैं। तो दूसरा पार्ट कौन सा हो गया? मध्य प्रवेश, जो किसमें होता है? कुकर बेटा हीरा का ग्रेन। फिर है चलेजागेमी, तीसरा। अब ये क्या होता है? जब परागनली है वो कौन से भाग से प्रवेश करती है? निभागीय भाग से। तो जैसे ये परागनली है, ये किस भाग में प्रवेश करती है? निभाग। ये भाग निभाग कहलाता है और फिर कहाँ प्रवेश कर जाती है? बीजांड द्वार। तो उसे अपन क्या बोलते हैं? चलेजागेमी या निभाग। देखो निभाग भाग, ये ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? निभाग। यहाँ से प्रवेश करती है और फिर कहाँ प्रवेश करती है? बीजांड द्वार में। तो इसे क्या कहते हैं? निभागीय प्रवेश या चलेजागेमी। ये किसमें होती है? कौन से में आती है? केंचुआ में। ठीक है, पोरगेमी। अगर सीधे प्रवेश करे पोरगेमी, मध्य में प्रवेश करे मीजोगेमी और यदि निभागीय भाग से प्रवेश करे तो चलेजागेमी। तो तीन पॉइंट। अब क्या होता है? चौथा भाग, लास्ट पार्ट, कि अब परागनली कहाँ प्रवेश करती है? ब्रोंकोस। ब्रोंकोस कौन सा है? ये है ब्रोंकोस। इसमें प्रवेश कैसे करती है? तो इसको अच्छे से ध्यान से देखना। ये वर्तिकाग्र और इसको मैं बड़ा बना रहा हूँ समझने के लिए, आराम से वर्तिका को थोड़ा छोटा बना दिया है। ये हो गया बीजांड और यहाँ पर होता है ब्रोंकोस। ये तीन सेल्स ऊपर बताए थे मैंने, एंटीकोडल सेल्स। ये दो कोशिका कौन सी थी? साइड कोशिका और ये अंड कोशिका और बीच में कौन सी कोशिका थी? द्वितीय कोशिका। तो जैसे ही परागनली आती है, जैसे मान लीजिए परागनली इधर से प्रवेश करती है, ये परागनली प्रवेश करने के बाद में
अब दो कोशिका कौन सी है, एक ये और एक ये, दोनों कौन सी कोशिका है, सहायक कोशिका। कौन सी कोशिका है, सहायक कोशिका। और आपको मैंने कुछ भी पूछा था, सहायक कोशिका में विशेष रचना होती है, इसको क्या बोलते हैं, तंतु रूपी समुच्चय। तंतु रूपी समुच्चय। तो ये दोनों कोशिका है सहायक कोशिका, और सहायक कोशिका के अंदर कौन सी संरचना है, तंतु रूपी समुच्चय। तो जैसे ही प्राणी के अंदर प्रवेश करती है तो क्या होगा, ये दो सहायक कोशिका है, दो सहायक कोशिका होती है, दो सहायक कोशिका में एक सहायक कोशिका क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। दो सहायक कोशिका होती है, उसमें एक सहायक कोशिका नष्ट, एक सहायक कोशिका क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाएगी। तो जैसे इसके अंदर परागनली प्रवेश करती है तो यहाँ इसके अंदर क्या पाया जाता है, तंतु रूपी समुच्चय, वो इसकी सहायता करता है और अंदर की तरफ पराग जाते हैं, क्या हो जाती है, फट जाती है। जैसे पराग अंदर प्रवेश करती है और परागनली क्या हो जाएगी, फट जाएगी। अब इसमें जो युग्मक बनते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक नर युग्मक, तो प्राथमिक नर युग्मक और द्वितीयक नर युग्मक, ये दोनों कहाँ प्रवेश कर जाते हैं, अंदर प्रवेश कर जाते हैं और अंड कोशिका से क्या हो जाते हैं, संयुज। दोबारा देखना इस फोटो को चित्र। सबसे पहले परागनली कहाँ प्रवेश करती है, बीजाणु द्वार से। द्वार में प्रवेश करते ही दो सहायक कोशिका में एक सहायक कोशिका क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, एक बच जाती है। जैसे अंदर प्रवेश करती है तो उससे पहले कोशिका नष्ट हो गई, और ये जब अंदर प्रवेश करती है तो परागनली क्या हो जाएगी, फट जाएगी, और उस समय ये दोनों नर युग्मक कहाँ आ जाएंगे, अंदर की तरफ आ जाते हैं। अंदर आ जाते हैं तो दोनों नर युग्मक अंदर जब आ जाते हैं, एक प्राथमिक नर युग्मक को कहाँ से जुड़ जाएगा, अंड कोशिका से। किससे से होगा, प्राथमिक नर युग्मक अंड कोशिका से, और दूसरा किससे से जुड़ जाएगा, द्विध्रुवी कोशिका से। दूसरा द्विध्रुवी कोशिका से। इस प्रकार से निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। दोबारा मैं पॉइंट टू को रिवाइज कर रहा हूँ, अच्छी तरह ध्यान देना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। निषेचन है किसने बताया था, स्ट्रॉस वर्जन में। पहला परागकणों का क्या होता है, अंकुरण, परागनली बनना। तो वर्तिका का परागकण आता है, यहाँ पर पोषक तत्व को सोखता है, सोखने के बाद में इसमें परागनली बनती है, कुछ में एक बनती है, कुछ में बहुत सारी बनती है। उसके बाद में परागनली वृद्धि करती है, वृद्धि करने के लिए बताया कुछ परागवर्तिका कोष होती है, तो पेक्टिनेज एंजाइम, कुछ में श्लेष्म होता है, कुछ में अंतराकोशिका। तीसरा, तीन प्रकार से अंदर प्रवेश करती है, कोरगेमी, मीजोगेमी और चैलेंजोगेमी। बीजाणु भाग से करें तो कोरगेमी, मध्य भाग से मीजोगेमी और अंतिम भाग से करें उसे क्या बोलते हैं, चैलेंजोगेमी। और लास्ट पॉइंट है अपना परागनली का कहाँ प्रवेश, तो जैसे प्रवेश करती है एक सहायक कोशिका क्या हो जाती है, नष्ट, और तंतु रूपी समुच्चय इसमें सहायता प्रदान करते हैं। जैसे प्रवेश करती है ये नलिका फट जाती है, दोनों नर युग्मक कहाँ जाते हैं, अंदर। पहला नर युग्मक अंड कोशिका के पास चला जाएगा और दूसरा नर युग्मक कहाँ चला जाएगा, द्विध्रुवी कोशिका के पास। इस प्रकार से नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का क्या हो गया आपस में संलयन। इस क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन। ओके।